हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यूपी रेंट एक्ट हम पढ़ रहे हैं और उसी के फर्दरेंस में जो आज की जो हमारी वीडियो है वो सेक्शन 16 पर बेस्ड है। सेक्शन 16 जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, काफी इम्पोर्टेंट सेक्शन है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। प्री यूपी एचजेएस में आता है ये एक्ट। यूपी एचजेएस के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और यूपी सिविल जज और यूपी एचजेएस के मेंस के एग्जामिनेशन में तो आता ही आता है, आप सब लोगों को पता है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 16 है क्या। एक लिस्ट है बेसिकली जो ये बताता है कि कौन से ग्राउंड्स पे रिलीज होगा, अलॉटमेंट क्या होता है, अलॉटमेंट ऑर्डर क्या होता है, रिलीज ऑर्डर क्या होता है और किन ग्राउंड्स पे ये ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दे सकता है बेसिकली। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में बाय ऑर्डर, अब ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट एंड रिलीज ऑर्डर कौन इशू करता है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता है। देखिए इसका सेक्शन भी प्री में पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे यूपीएसजेएस का, तो ये क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है कि अलॉटमेंट एंड रिलीज ऑर्डर कौन से सेक्शन में इशू होता है। सेक्शन 16 में इशू होता है। और कौन करता है ये ऑर्डर इशू, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता है। आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। रिक्वायर द लैंडलॉर्ड टू लेट एनी बिल्डिंग which is or has fallen vacant or is about to fall vacant or a part of such building but not a pertinent land alone to any person specified in the order to be called allotment order। अलॉटमेंट ऑर्डर बेसिकली है क्या, मैं आपको अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर बिल्डिंग वेकेंट होती है तो टीनेंट भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बताएगा और लैंडलॉर्ड को बताएगा, और लैंडलॉर्ड भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बताता है, इन्फॉर्म करता है वैकेंसी के बारे में। उसी के फर्दरेंस में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, अगर कोई बिल्डिंग ऑलरेडी वेकेंट हो रखी है, खाली हो रखी है या खाली होने वाली है, मतलब एडवांस में भी कर सकता है ये काम, तो लैंडलॉर्ड को क्या कहेगा, उस बिल्डिंग को किराए पे देने के लिए किस व्यक्ति को, जो पर्सन स्पेसिफाइड है उस अलॉटमेंट ऑर्डर में। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसे बिल्डिंग जो या तो ऑलरेडी खाली हो रखी है या खाली होने वाली है, खाली का मतलब जिसमें कोई किराएदार नहीं है इस टाइम पे, या जो किराएदार है वो कुछ समय में वेकेंट करने वाला है बिल्डिंग को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिल रखी है, तो वो अलॉटमेंट ऑर्डर इशू करेगा। उस अलॉटमेंट ऑर्डर में उसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि किसको किराए पे चढ़ना है, वो बिल्डिंग किसको मिलेगी, और लैंडलॉर्ड को बोलेगा कि भैया इस व्यक्ति को किराए पे दे दो। दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट ऑर्डर। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इशू करता है लैंडलॉर्ड को एड्रेस करते हुए। नेक्स्ट बताता है, यहाँ पे आप अलॉटमेंट ऑर्डर देख लीजिए, लिखा भी हुआ है। क्लॉज बी क्या कहता है, रिलीज द होल और एनी पार्ट ऑफ सच बिल्डिंग और एनी लैंड अपरटिनेंट देयर टू इन फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड टू बी कॉल्ड रिलीज ऑर्डर। वो बिल्डिंग जो किराए पे चढ़ रही थी या ऑलरेडी यू नो जो कुछ समय पहले तक किराए पे थी बट अभी खाली हो रखी है, उसको अभी हम नीचे देखेंगे वो कंडीशंस क्या हैं, उस बिल्डिंग को लैंडलॉर्ड के लिए रिलीज कर देगा। मतलब क्या है कि आगे से वो बिल्डिंग किराए पे नहीं चढ़ेगी, उस बिल्डिंग को लैंडलॉर्ड ही यूज करेगा। दैट इज कॉल्ड रिलीज ऑर्डर। Provided that in case of a vacancy referred to in subsection 4 of section 12, the district magistrate shall give an opportunity to the landlord or the tenant, as the case may be, of showing that the said section is not attracted to his case before making an order under clause A। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 4 आइए देख लेते हैं। मैंने
पढ़ाया भी है आप लोग को पिछली क्लास में। Any building or part which a landlord or tenant has ceased to occupy within the meaning of section 1, subsection 2, subsection 3A and subsection 3B shall for the purpose of this chapter be deemed to be vacant. Deemed vacancy के बारे में कह रहा है बेसिकली। तो ये बताना पड़ेगा, ये बेसिकली कह रहा है कि जो लैंडलॉर्ड है और टीनेंट है उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा कि भाई ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं कर रहे, बेसिकली डीम्ड वैकेंसी नहीं है, प्रॉपर वैकेंसी हो रखी। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना, प्रोवाइजो आप भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, इट इज नॉट एट ऑल मटेरियल। सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, चाहे वो प्रिलिमिनरी का एग्जाम है या मेंस का एग्जाम। तो हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं हमारे। जैसे जो क्लॉज 2 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। रिलीज ऑर्डर के बारे में बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किन सिचुएशंस में कौन से सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस पे रिलीज ऑर्डर इशू करेगा। नो रिलीज ऑर्डर अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी मेड। साफ साफ बोल दिया, कोई भी रिलीज ऑर्डर जो हमने ऊपर पढ़ा है सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इशू नहीं करेगा अनलेस, जब तक कि magistrate is satisfied that the building or any part thereof or any land appurtenant thereto is bona fide required। पहला ग्राउंड, either in its existing form or after demolition and new construction by the landlord for occupation by himself or any member of his family। तो सबसे पहला ग्राउंड रिलीज का, रिलीज ऑर्डर किसके फेवर में होता है? लैंडलॉर्ड के फेवर में होता है कि ये मकान अब किराए पे नहीं चढ़ेगा, ये बिल्डिंग अब किराए पे नहीं चढ़ेगी, अब इसका यूटिलाइजेशन कौन करेगा? लैंडलॉर्ड खुद करेगा। यही है रिलीज ऑर्डर। तो सबसे पहला ग्राउंड आप देखें, आप लोग लिस्ट ऐसे जिस हिसाब से मैं मेंशन कर रहा हूँ, नंबर कर रहा हूँ, उस हिसाब से आप बस एक लिस्ट बना लें उन ग्राउंड्स का, कौन से ग्राउंड पे रिलीज ऑर्डर होता है। ये प्री में भी आता है और मेंस में क्वेश्चन आएगा तो वो लिस्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला है बोनाफाइड रिक्वायरमेंट ऑफ बिल्डिंग बाय लैंडलॉर्ड फॉर ऑक्यूपेशन बाय हिमसेल्फ और एनी मेंबर ऑफ फैमिली। लैंडलॉर्ड को उस बिल्डिंग की जरूरत खुद के रहने के लिए, खुद के ऑक्यूपेशन के लिए या किसी फैमिली मेंबर के लिए। बोनाफाइड रिक्वायरमेंट होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए कि सच में उसको रिक्वायरमेंट है उस बिल्डिंग का, बैड फेथ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला ग्राउंड रिलीज ऑर्डर का है बोनाफाइड रिक्वायरमेंट of the building by landlord for occupation by himself or by any member of his family। पहली चीज। दूसरा, और any person for whose benefit it is held by him either for residential purposes or for purposes of any profession, trade, calling। सेकंड ग्राउंड क्या है? किसी और व्यक्ति के बेनिफिशियल पर्पस के लिए लैंडलॉर्ड ने उस बिल्डिंग को रोक के रखा हुआ है, या तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए या फिर किसी प्रोफेशनल या कॉमर्शियल, इसे मैं कॉमर्शियल पर्पस लिख दूं तो भी चलेगा। किसी और व्यक्ति के बेनिफिशियल बेनिफिट के लिए या बेनिफिशियल रिक्वायरमेंट के लिए लैंडलॉर्ड ने इस बिल्डिंग को अपने पास, लैंडलॉर्ड रखना चाहता है या तो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए उस व्यक्ति के, या उस व्यक्ति के कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए। सेकंड ग्राउंड। थर्ड, where the landlord is trustee of a public charitable trust। लैंडलॉर्ड क्या है? एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रस्टी है। ट्रस्टी क्या होता है? मैनेजमेंट देखते हैं वो ट्रस्ट का बेसिकली। और ट्रस्ट कैसा? पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है।
फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्ट का जो पर्पस है उसको फुलफिल करने के लिए जो लैंडलॉर्ड है वो अपने फेवर में प्रॉपर्टी को रिलीज करवा सकता है। कब? जब जो लैंडलॉर्ड है वो किसी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रस्टी है, और ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करना है। ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट बिना उस प्रॉपर्टी के रिलीज के फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो लैंडलॉर्ड उस ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए प्रॉपर्टी को या बिल्डिंग को अपने फेवर में रिलीज करवा सकता है। 3 ग्राउंड देख लिया हमने। चौथा है that the building or any part thereof is in a dilapidated condition and is required for purpose of demolition, the new construction। बिल्डिंग इतनी जर्जर हो गई, इतनी पुरानी है कि उसमें कोई रह नहीं सकता बिना उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाए हुए। तो लैंडलॉर्ड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहेगा कि मैजिस्ट्रेट साहब, इसमें तो कोई रहेगा तो उसको जान को वैसे ही खतरा है, तो इसको रिलीज कर दीजिए हमारे फेवर में, हम इसको ठीक करवा देते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करवा देते हैं। तो फोर्थ राउंड क्या है? डिमोलिशन करवाना है। डिलैपिडेटेड कंडीशन में बिल्डिंग और उसको डिमोलिश करवा के नए न्यू कंस्ट्रक्शन करवाना है। दैट वाज फोर्थ ग्राउंड। फिफ्थ ग्राउंड इज that any land appertinent to it is required by him for constructing one or more new buildings। वो जो बिल्डिंग है उसके साथ ही उससे सटा हुआ एक और लैंड है, दोनों सेपरेट नहीं किए जा सकते। ध्यान यही रखना है कि लैंड बिल्डिंग से सेपरेट नहीं हो सकता, और लैंडलॉर्ड को उस लैंड पे नया बिल्डिंग बनाना है। एक या एक से ज्यादा बिल्डिंग भाई होता है ना कि आपको अपना, चलो ठीक है हम अपार्टमेंट बना के और भी एक बिल्डिंग तो उस जमीन पे है, बाकी की जो जमीन बची हुई है उस पे हम और बिल्डिंग बना के किराए पे चढ़ा दें। तो जो उस बिल्डिंग से सटा हुआ जो अटैच्ड लैंड है उस पे लैंड लॉर्ड को और भी बिल्डिंग बनवानी है। इस ग्राउंड पे भी वो रिलीज करवा सकता है अपने फेवर में। 6, or for dividing it into several plots with a view to the sale thereof for purposes of construction of new building। वो जो लैंड है बिल्डिंग के एडजेसेंट जो लैंड है उसको छोटे छोटे प्लॉट्स में, अलग अलग प्लॉट्स में डिवाइड करके सेल कर देना प्लॉट्स को, जिससे उस पे बिल्डिंग खड़ी की जा सके। तो टोटल हमने 6 ऐसे कंडीशंस देखे जिन कंडीशंस पे लैंडलॉर्ड के फेवर में रिलीज ऑर्डर इशू किया जा सकता है। मैं एक बार आपको वो 6 कंडीशंस फिर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो जो बिल्डिंग है वो लैंडलॉर्ड या उसके किसी फैमिली मेंबर को बोनाफाइडली रिक्वायर्ड है फॉर ऑक्यूपेशन पर्पसेस। सेकंड ग्राउंड कि लैंडलॉर्ड ने किसी और पर्सन के बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी अपने पास रखना चाहता है, या तो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए या कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए। थर्ड ग्राउंड कहता है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और लैंडलॉर्ड उसका ट्रस्ट ही है। ट्रस्ट के पर्पस को, ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में वो रिलीज ऑर्डर इशू करवा सकता है अपने फेवर में। फोर्थ कंडीशन, बिल्डिंग डिलैपिडेटेड कंडीशन में, बहुत जर्जर है, एकदम खराब हालत में है, उसका डिमोलिशन करवा के उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाना है। फिफ्थ, बिल्डिंग के साथ में उसके एडजेसेंट में जो लैंड है उस पे नई बिल्डिंग खड़ी करनी। एंड सिक्स, जो बिल्डिंग के एडजेसेंट लैंड है उसको अलग अलग प्लॉट्स में बांट के बेचना है, जिससे उस पे बिल्डिंग्स बन सके। ये 6 कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के जिन कंडीशंस के ग्राउंड पे जो लैंडलॉर्ड है वो अपने फेवर में रिलीज ऑर्डर इशू करवा सकता है। प्रोवाइजो क्या कहता है ये देखते हैं। Provided that no application under this subsection shall be entertained for the purposes of a charitable trust, the objects of which provide for discrimination in respect of its beneficiaries on the ground of religion, caste or place of birth। आपको पता होगा डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड।
किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। तो उस ग्राउंड पे जहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है वो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रस्टी है, और ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए वो बिल्डिंग को अपने फेवर में रिलीज करवाना चाहता है, वहां पे कहता है उस ग्राउंड पे ये अप्लाई होगा कि अगर ट्रस्ट ऐसा है जो रिलीजन, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है लोगों के बीच में, क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट है ना, पब्लिक ट्रस्ट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। तो अगर कोई ऐसा पब्लिक ट्रस्ट है जो रिलीजन, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है लोगों के बीच में, तो लैंडलॉर्ड उस ट्रस्ट की जो बिल्डिंग है, जो प्रॉपर्टी है, उसको अपने फेवर में रिलीज नहीं करवा सकता अंडर सेक्शन 16। ध्यान रखिएगा, हो सकता है प्री में आ जाए। ठीक है। अब सब ये जो क्लॉज 3 है वो बताता है कि अलॉटमेंट ऑर्डर में क्या क्या बातें लिखी रही। ठीक है, अलॉटमेंट ऑर्डर में क्या क्या बातें लिखी रहेंगी, तो आइए देखते हैं। द अलॉटमेंट ऑर्डर शैल स्पेसिफाई, पहला, whether the building shall be used by the tenant for residential or non-residential purposes। अलॉटमेंट ऑर्डर किसके लिए होता है? टेनेंट के लिए होता है। तो उस अलॉटमेंट ऑर्डर में लिखा रहेगा कि भैया बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज होगा या नॉन रेजिडेंशियल कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होगा या किसी और पर्पस के लिए यूज होगा, ये मेंशन होना जरूरी है। सेकंड, in case of business purposes, the names of proprietors or partners of the business। अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो प्रोप्राइटर कौन कौन, पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स का नाम वाम ये सब कुछ बताना पड़ेगा, वो उसमें अलॉटमेंट ऑर्डर में लिखा रहेगा। थर्ड कहता है द डेट which shall not be earlier than 7 days after the date of the order by which the landlord shall deliver possession to the lottery। डेट फिक्स करेगा, उस अलॉटमेंट ऑर्डर में एक डेट मेंशन कर दिया जाएगा कि इस डेट को लैंडलॉर्ड उस बिल्डिंग का पोजीशन जिस व्यक्ति को अलॉट हुआ है वो बिल्डिंग उसको दे देगा, जिसके फेवर में अलॉटमेंट ऑर्डर इशू हुआ है उस व्यक्ति को इस पर्टिकुलर डेट को लैंडलॉर्ड बिल्डिंग का पोजीशन दे देगा। बट अलॉटमेंट ऑर्डर के 7 डेज के अंदर वो डेट नहीं होनी चाहिए। 7 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है। मान लो लैंडलॉर्ड को कुछ सामान वामान हटाना है या कोई और काम करवाना है, जो कुछ भी है, तो वो 7 दिन के भीतर लैंडलॉर्ड करवा लेगा उस बिल्डिंग में। तो अलॉटमेंट ऑर्डर आने के 7 दिन तक पोजीशन नहीं दिया जाएगा। 8वें दिन से कोई भी डेट हो सकता है जिसमें लैंडलॉर्ड अलॉटी को पोजीशन दे देगा, वो डेट मेंशन होगी अलॉटमेंट ऑर्डर में। और लास्ट कहता है सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और भी जो भी ठीक लगता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वो भी पर्टिकुलर्स अलॉटमेंट ऑर्डर में लिख देगा। देखो इजी है, कुछ खास है नहीं। लोकल एक्ट कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लोग डरते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों, बट लोकल एक्ट बहुत डिफिकल्ट है नहीं। क्लॉज 4 आइए देखते हैं क्या कहता है। वेयर द अलॉटी or the landlord has not been able to obtain possession of the building allotted to him, or as the case may be released in his favor or any part thereof। अब एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि या तो अलॉटमेंट ऑर्डर हुआ है, तो जिस व्यक्ति के फेवर में अलॉटमेंट ऑर्डर हुआ है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड उसको रीजनेबल टाइम पीरियड दिया गया है, उस टाइम पीरियड में वो पोजीशन नहीं ले पाया, मकान में जा नहीं, उस बिल्डिंग में एंट्री नहीं कर पाया, जो भी रीजन रहा हो। या तो अगर लैंडलॉर्ड के फेवर में रिलीज ऑर्डर इशू हुआ है तो लैंडलॉर्ड भी उस मकान का पोजीशन नहीं ले पाया है। दोनों में से जिसके भी फेवर में जो भी ऑर्डर आया है, सिचुएशन ये है कि वो पार्टी उस बिल्डिंग का पोजीशन नहीं ले पाया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा ये देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द लॉटी और द लैंडलॉर्ड एज द केस में बी may by order evict or cause to be evicted any person named in the order as well as every other person claiming under him
or found in occupation, and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary, and put a cause to and put or cause to be put the allotee or the landlord in possession of the building or part. ये सिचुएशन एक ऐसी आई, सपोज करो कि अलॉटमेंट ऑर्डर इशू हो गया टेनेंट के फेवर में। लैंडलॉर्ड छोड़ नहीं रहा मकान को। अलॉटमेंट ऑर्डर आने के बाद भी लैंडलॉर्ड उस मकान को नहीं खाली कर रहा। तो टेनेंट क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगाएगा। मजिस्ट्रेट साहब देखिए, जो मकान मालिक है वो मकान को खाली नहीं कर रहा, आपने मेरे फेवर में अलॉटमेंट ऑर्डर इशू कर रखा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस मकान को खाली करवाएगा, और उस मकान को खाली करवाने के लिए अगर उसे रीजनेबल फोर्स भी यूज करना पड़ा, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जो भी नेसेसरी फोर्स है, जो भी रीजनेबल फोर्स है, अगर उसको भी यूज करना पड़ा तो यूज करेगा, मकान को खाली करवाएगा और मकान का पोजीशन जो है वो टेनेंट को दे देगा। सेम चीज अप्लाई होगी अगर रिलीज ऑर्डर इशू हुआ है लैंडलॉर्ड के फेवर में। टेनेंट मकान ऑलरेडी, टेनेंट उस मकान में था, वो खाली नहीं कर रहा, लैंडलॉर्ड के फेवर में रिलीज ऑर्डर इशू हो रखा है। तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगाएगा कि मैजिस्ट्रेट साहब देखिए, टेनेंट तो हट ही नहीं रहा, मैं पोजीशन कैसे लूं? अगेन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस मकान को खाली करवाएगा टेनेंट से, और खाली करवाने में जो नेसेसरी फोर्स है, जो रीजनेबल फोर्स है, वो भी यूज करेगा और लैंडलॉर्ड को मकान का पोजीशन देगा। क्लियर है? होपफुली क्लियर ही होगा। क्लॉज 5 क्या कहता है? वेयर द लैंडलॉर्ड और एनी अदर पर्सन क्लेमिंग टू बी अ लॉफुल ऑक्यूपेंट ऑफ द बिल्डिंग or any part thereof comprised in the allotment or release order satisfies the district magistrate that such order was not made in accordance with the clause A or clause B, as the case may be of subsection 1, the district magistrate may review the order. क्लॉज 5 रिव्यू के बारे में बात करता है। रिव्यू किस चीज का? अलॉटमेंट ऑर्डर का या रिलीज ऑर्डर का? भाई अगर अलॉटमेंट ऑर्डर है तो लैंडलॉर्ड जाएगा, बताएगा कि भैया जो रूल रेगुलेशन थे वो फुलफिल आपने नहीं किए, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, या जो कुछ भी है। अगर रिलीज ऑर्डर है तो उसमें टेनेंट का नुकसान हो रहा है, तो वो पहुंच जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कि देखिए इसमें ये प्रॉब्लम है, आप इसको फिर से रिव्यू करिए। तो जो भी पार्टी एप्लीकेशन लगाती है, चाहे वो लैंडलॉर्ड है या ऑक्यूपेंट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि रिव्यू करना चाहिए इस एप्लीकेशन का, तो वो रिव्यू करेगा एप्लीकेशन का, प्रोवाइडेड दैट no application under this clause shall be entertained later than 7 days after the eviction of such person। फ्री का क्वेश्चन। जिस दिन वो व्यक्ति निकाल दिया गया बिल्डिंग से, उसके 7 दिन के भीतर रिव्यू पिटीशन लेके आना, रिव्यू एप्लीकेशन लेके आना है। 7 दिन के बाद लेके आओगे तो एंटरटेन नहीं होगा आपका एप्लीकेशन। तो अगर सपोज करो रिलीज ऑर्डर इशू हुआ और टेनेंट को निकाल दिया गया बिल्डिंग से, तो जिस दिन बिल्डिंग से निकाला गया है टेनेंट को, उसके 7 दिन के भीतर टेनेंट को रिव्यू की एप्लीकेशन लगा देनी। ये सब प्री के क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, यही प्री के क्वेश्चन है, और मेंस में एज इट इज आपको लिखना। 5B क्या कहता है? वेयर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑन रिव्यू अंडर दिस सबसेक्शन सेट्स असाइड और मॉडिफाइड हिज ऑर्डर ऑफ अलॉटमेंट और रिलीज, he shall put or cause to be put the applicant, if already evicted, back into possession of the building, and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary। तो जैसे घर से बाहर निकलवाया था, बिल्डिंग से बाहर निकलवाया था, वैसे ही बिल्डिंग में वापस अंदर रखवा देगा, यही कह रहा है। रिव्यू करने के बाद अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पता चलता है कि ये जो अलॉटमेंट ऑर्डर था या रिलीज ऑर्डर था, ये गलत इशू हो गया, जो व्यक्ति उस बिल्डिंग में रह रहा था पहले, उसी को रहना चाहिए था उस बिल्डिंग। जैसे सपोज करो रिलीज ऑर्डर में वो 6 ग्राउंड हमने देखे,
और लैंडलॉर्ड ने फ्रॉड करके या कुछ बातें मिस इंटरप्रेट करके अपने फेवर में रिलीज ऑर्डर इशू करवा लिया, लेकिन उन 6 ग्राउंड्स में से एक भी ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। तो टीनेंट जाएगा, जिस दिन अब टीनेंट को निकाल दिया गया बिल्डिंग से, उसके 7 दिन के भीतर टीनेंट एप्लीकेशन लगा देगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास। ऑब्वियसली साथ में आप अपने प्रूफ ऑफ एविडेंसेस तो लगाओगे ही ना, कि मैजिस्ट्रेट साहब देखिए उसको तो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट था ही नहीं, वो तो बस मुझे खाली करवाना चाह रहा था, गुड फेथ में उसने काम नहीं किया, रिव्यू करिए अपने ऑर्डर को। अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जब रिव्यू करता है तो उसको पता चलता है कि भाई बात तो सही है, लैंडलॉर्ड को बोनाफाइड रिक्वायरमेंट था नहीं, उसने तो मिस इंटरप्रेट किया या फ्रॉड किया है। तो लैंडलॉर्ड क्या, सॉरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, टीनेंट को वापस से उसी बिल्डिंग में रखवा देगा और लैंडलॉर्ड को उस बिल्डिंग से निकालेगा। और इस काम को करने के लिए अगर फोर्स की जरूरत पड़ती है तो नेसेसरी फोर्स भी यूज करेगा। तो टीनेंट को रीइंस्टेट करवाएगा, लैंडलॉर्ड को निकाल देगा उस बिल्डिंग से, और अगर नेसेसरी फोर्स की जरूरत है इस काम को करने में तो नेसेसरी फोर्स भी यूज किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा। क्लॉज 6 क्या कहता है, इफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फाइंड्स एन एप्लीकेशन गिवन अंडर सबसेक्शन 5 टू बी फॉल्स और frivolous, he shall by order award to the allottee or the landlord, as the case may be, against the applicant special cost which shall not exceed 500 rupees। ये सब चेंज होना चाहिए। 500 रुपए में क्या होता है, बट फिर भी देखते हैं। ये कह रहा है जहां पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये पता चलता है कि ये जो रिव्यू रिव्यू के लिए एप्लीकेशन लगा है ये फॉल्स है या फ्रिवोलस है, फालतू टाइम किल करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए लगाया गया है ये रिव्यू वाला एप्लीकेशन, तो क्या करेगा, एप्लीकेंट से दूसरी पार्टी को कॉस्ट दिलवाएगा जो 500 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। कोर्ट वोर्ट में भी आप लोग देखते हैं ना, अक्सर कोर्ट कॉस्ट लगाती रहती है, जो डिफॉल्टिंग पार्टी रहता है उसमें कॉस्ट लग जाता है। तो वही यहाँ पे भी है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अगर पता चलता है कि रिव्यू के लिए जो एप्लीकेशन लगा है या फॉल्स है, गलत है, फ्रिवोलस है, फ्रॉड करने के लिए लगाया गया है, तो एप्लीकेंट के ऊपर कॉस्ट लगा देगी, और वो कॉस्ट 500 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। पैसा किसे दिलवाया जाएगा, दूसरी पार्टी को दिलवाया जाएगा। क्लॉज 7 कहता है एवरी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 18 बी फाइनल। अपील है, देखेंगे अपील के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए इस सेक्शन में जो भी रिलीज ऑर्डर या अलॉटमेंट ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया है दैट शैल बी फाइनल। तो कहने का मतलब है कि भाई सपोज करो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अलॉटमेंट ऑर्डर टीनेंट के फेवर में दे दिया, जो लैंडलॉर्ड है वो अपील में चला गया, हायर अथॉरिटी में अपील में चला गया, तो एपीलेट कोर्ट जो भी डिसीजन देगा, अब अपीलेट कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के डिसीजन को फेवर कर दिया तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का डिसीजन फाइनल हो जाएगा। और अगर अपीलेट कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का के डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया तो ये डिसीजन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का फाइनल नहीं होगा, जैसा अपीलेट कोर्ट कहेगा वैसे ही। तो ये कह रहा है एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन सब्जेक्ट टू द ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 18 शैल बी फाइनल, फाइनल ऑर्डर हो। सब सेक्शन या क्लॉज 8 क्या कहता है, द लॉटी शैल subject to the provisions of subsection 5 and 9 and section 18 be deemed to become tenant of the building from the date of allotment, or where he is unable to obtain possession by reason of a stay order or of any other person having occupied or continued to occupy the building from the date on which he obtains possession। ये कह रहा अलॉटी जिसके फेवर में अलॉटमेंट ऑर्डर इशू हुआ वो कब से टीनेंट माना जाएगा। दो सिचुएशन दिया, जिस व्यक्ति के फेवर में अलॉटमेंट ऑर्डर इशू हुआ वो किराएदार कब से, टीनेंट कब से माना जाएगा। तो पहला सिचुएशन बताता है डेट ऑफ अलॉटमेंट, जिस डेट को अलॉटमेंट ऑर्डर आया है उसी डेट से अलॉटेड टीनेंट मान लिया जाएगा। कब, वो बिल्डिंग खाली है अगर तो उसमें ऑलरेडी कोई नहीं रह रहा है,
या ना कोई स्टे ऑर्डर आया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो जिस डेट को स्टे ऑर्डर आया है उस डेट से, सॉरी, जिस डेट को अलॉटमेंट ऑर्डर आया है उस डेट से अलॉटी टीनेंट मान लिया जाएगा उस बिल्डिंग का। दूसरा सिचुएशन कहता है कि अलॉटमेंट ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इशू कर दिया, बट लैंडलॉर्ड चला गया हायर अथॉरिटी के पास, और हायर अथॉरिटी ने अलॉटमेंट ऑर्डर को स्टे कर दिया, रोक दिया अलॉटमेंट ऑर्डर को कि रुक जाओ, जब तक ये प्रोसीडिंग चल रही है तब तक अभी पोजीशन मत लो तुम। तो स्टे, या तो स्टे ऑर्डर चल रहा है, या ऑलरेडी उस बिल्डिंग में कोई व्यक्ति रह रहा है, जैसे लैंडलॉर्ड रह रहा है, लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे ऑलरेडी कोई व्यक्ति रह रहा है जो उस बिल्डिंग को खाली नहीं कर रहा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खाली करवाएगा। इन दोनों सिचुएशन में जिस डेट को अलॉटी पोजीशन ऑब्टेन करेगा, जिस डेट को अलॉटी को पोजीशन मिलेगा, उस डेट से माना जाएगा कि वो टीनेंट हो गया है। तो दो सिचुएशन है अलॉटी के लिए, जहां सब कुछ ठीक है, बिल्डिंग खाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हो रहा है। तो जिस डेट को अलॉटमेंट सर्टिफिकेट या अलॉटमेंट ऑर्डर इशू हुआ है उस डेट से जो अलॉटी है वो टीनेंट माना जाएगा बिल्डिंग का। दूसरी सिचुएशन ये है जहां पे लैंडलॉर्ड चला गया है हायर अथॉरिटी में, और हायर अथॉरिटी ने स्टे ऑर्डर दे दिया है, एग्जीक्यूट नहीं होगा अलॉटमेंट ऑर्डर अभी, या ऑलरेडी कोई रह रहा था व्यक्ति जो खाली नहीं कर रहा। तो इन दोनों सिचुएशंस में अलॉटी को जिस डेट को उस बिल्डिंग का पोजीशन मिल जाएगा उस डेट से वो टीनेंट माना जाएगा। 9 क्या कहता है? द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल व्हाइल मेकिंग एन ऑर्डर अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 also require the allotee to pay to the landlord an advance equivalent to, where the building is situated in a hill municipality, one half of yearly presumptive rent, and in any other case, 1 month's presumptive rent, and on his failure to make or offer the payment within a week thereof resigned the lot। देखो ये एडवांस रेंट की बात कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। रेंट एडवांस में तो चलता है। तो जहां पे अलॉटमेंट ऑर्डर इशू हुआ है मतलब टीनेंट के फेवर में, टीनेंट को जाना है, अलॉटी को जाना है एज ए टीनेंट बन के, किराएदार बन के, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किराएदार को, अलॉटी को बोलेगा कि लैंडलॉर्ड को तुम कुछ फिक्स अमाउंट, एक अमाउंट बताएगा जो नीचे और बी में है, इतना पैसा एडवांस तुम्हें देना पड़ेगा। अब वो पैसा क्या है ये देख लो। अगर जो मकान है वो हिली एरिया में है, हिल म्यूनिसिपैलिटी हिली एरिया में है, तो एडवांस कितना दिया जाएगा? वन हाफ ऑफ द ईयरली प्रिजेंटिव रेंट। वो साल का जो रेंट होगा उसका आधा, मान लो साल का जो रेंट है वो 1 लाख पड़ रहा है, तो फिर 50,000 रेंट दिलवा दिया जाएगा एडवांस में, वन हाफ ऑफ द ईयरली प्रिजेंटिव रेंट। कब? जब हिली एरिया में बिल्डिंग है तो। इन 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 एनी अदर केस, बाकी के जो नॉन हिली एरियाज है वहां पे 1 महीने का प्रिजेंटिव रेंट, जैसे मान लो 10,000 रुपये किराया है तो 10,000 रुपये एडवांस दिला दिया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्री में आ सकता है। अगर हिली एरिया है तो 1 साल का जो भी प्रिजम्पटिव रेंट होगा उसका हाफ दिलवाया जाएगा, और अगर नॉन हिली एरिया है तो 1 मंथ का जो प्रिजम्पटिव रेंट है वो एज एन एडवांस दिलवाया जाएगा। और अगर फेल कर जाता है टेनेंट तो अलॉटमेंट ऑर्डर को रिसाइन कर देगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, खत्म कर देगा। पैसा देना मैंडेटरी है, आप इसे कह सकते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट। होता है कि भाई आपको एडवांस, जब किराएदारी पे आप जाते हैं तो आपको एडवांस पैसा देना पड़ता है, एडवांस किराया देना पड़ता है, ये वही है। Explanation: in this subsection, the expression presumptive rent means an amount of rent which the district magistrate prima facie considers reasonable having regard to the provisions of subsection 2 and 2A of section 9, provided that such amount shall not be less than the amount of rent which was payable by the last tenant। ये presumptive rent का वही मतलब है जो standard rent
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 9 में फिक्स किया है, वही प्रिजम्पटिव रेंट माना जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि पुराना वाला जो टीनेंट का दे रहा था स्टैंडर्ड रेंट उससे कम होना चाहिए, उसके बराबर या उससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। 10 क्या कहता है? Nothing in subsection 9 shall be construed to require the district magistrate to take any evidence or hold any formal inquiry before fixing the presumptive rent of the building allotted. प्रिजम्पटिव रेंट को फिक्स करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ना तो कोई एविडेंस मंगवाएगा ना ही कोई इंक्वायरी करेगा। सिंपल सी बात है, उसको ऑलरेडी पता है, वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का मैजिस्ट्रेट है, मैनेज कर रहा है, तो उसको पता है किस एरिया में क्या चलता है। उसके लिए आपको एविडेंस और इंक्वायरी करवाने की जरूरत नहीं है प्रिजम्पटिव रेंट को फिक्स करने के लिए। And the amount mentioned in the allotment order as presumptive rent shall be subject to any agreement in writing between the parties or to any subsequent determination of a standard rent after formal inquiry under section 9। और जो भी प्रिजम्पटिव रेंट फिक्स किया गया है, जब रेंट एग्रीमेंट बनेगा, यही लिख रखा है, before fixing the presumptive rent of the building allotted, and the amount mentioned in the allotment order as presumptive rent shall be subject to any agreement in writing between the parties। ये क्या है, रेंट एग्रीमेंट ही तो है, उस रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होगा वो प्रिजम्पटिव रेंट। प्रिजम्पटिव रेंट को, जो रेंट एग्रीमेंट बनाया जाएगा तो प्रिजम्पटिव रेंट को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाएगा। और टू एनी सब्सिक्वेंट डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, या तो आगे चल के बाद में अगर स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जाता है तो प्रिजम्पटिव रेंट को ध्यान में रखते हुए ही स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जाएगा। Provided that until the presumptive rent is so revised by agreement or by an order under section 9, the tenant shall continue to be liable to pay rent according to presumptive rent specified in the allotment order, or how so however that any subsequent order under section 9 shall relax delayed back to the date of commencement of the tenancy। ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर आगे चल के कोई भी प्रिजम्पटिव रेंट रिवाइज नहीं, जो प्रिजम्पटिव रेंट ऑलरेडी अलॉटमेंट ऑर्डर में फिक्स किया गया है, पहले तो टेनेंट वही रेंट पे करेगा। कब तक? जब तक कि वो प्रिजम्पटिव रेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा रिवाइज ना कर दिया जाए। सिंपल सा है, बहुत एक लाइन की बात है कि जो भी प्रिजम्पटिव रेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा अलॉटमेंट ऑर्डर में फिक्स किया गया है, टेनेंट वही प्रिजम्पटिव रेंट पे करेगा unless and until it has been revised by agreement or by an order under section 9। एग्रीमेंट के द्वारा रिवाइज कर लो या सेक्शन 9 में ऑर्डर के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने रिवाइज कर दिया, तो जो रिवाइज रेंट है वो पे करना पड़ेगा। अदरवाइज जो भी हमारे अलॉटमेंट ऑर्डर में फिक्स किया गया, हम वो पे, हम टेनेंट को वो पे करना पड़ेगा। तो ये था ऑल अबाउट सेक्शन 16। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर प्रिलिमिनरी एज वेल एज फॉर मेंस। होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 17 ऑनवर्ड्स पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।